हेलो एवरीवन। कल हमने जो शैक्षिक प्रशासन पढ़ा था, आज हम शैक्षिक प्रशासन के प्रकार पढ़ेंगे। तो शैक्षिक प्रकाशन के जो प्रकार हैं वो दो तरह के होते हैं, एक केंद्रीकृत और एक विकेंद्रीकरण। तो शैक्षिक प्रशासन का शाब्दिक अर्थ शिक्षा के वातावरण में प्रशासन के नियमों एवं सिद्धांतों के उपयोग से है। वास्तव में प्रशासन शब्द लैटिन भाषा के मूल शब्द मिनिस्टर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सेवा या वो कार्य जो दूसरों के कल्याण के लिए किया जाए। यानी कि जो शैक्षिक प्रशासन का शाब्दिक अर्थ कल भी हमने पढ़ा था कि शैक्षिक प्रशासन दो शब्दों से मिला है, एक शैक्षिक, दूसरा प्रशासन। शैक्षिक का जो मतलब होता है वो शैक्षिक क्रियाओं से होता है और प्रशासन का मतलब हम सब जानते हैं और हम देखते भी हैं अपने आसपास, अपने जिला स्तर पर और अपने तहसील स्तर पर या फिर अपने राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है। तो वास्तव में जो प्रशासन जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, वो लैटिन भाषा के मूल शब्द मिनिस्टर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सेवा। ठीक है। अब शैक्षिक प्रशासन के दो प्रकार बताए गए हैं। कौन से? एक तो है केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रलाइजेशन, दूसरा है विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन। तो फर्स्ट हमारा क्या है? केंद्रीकरण। इसमें क्या है कि यह वह व्यवस्था है जिसमें निर्णयन अधिकारों एवं दायित्वों को उच्च प्रशासक अपने पास रख लेते हैं। केंद्रीकरण जो प्रशासन होता है उसमें क्या होता है कि जितने भी डिसीजन वाले जितने भी राइट्स होते हैं, जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो उच्च प्रशासक द्वारा लिए जाते हैं। यानी कि जो सबसे ऊपर बैठा होता है व्यक्ति वही सारे डिसीजन लेता है तथा निम्न स्तरों पर उनका प्रत्यायोजन यानी कि डेलीगेशन नहीं करते हैं। यानी कि जो उच्च अधिकारी हैं वो अपने से नीचे जो उनके अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं उनको वो कोई कार्य नहीं सौंपते या उनको किसी भी तरीके का निर्णय कार्य नहीं सौंपते। सारे निर्णय वो वही लेते हैं और निर्णय जो है वो निम्न स्तर पर यानी कर्मचारियों पर या उनसे कम पोस्ट के जो कम पद के जो अधिकारी हैं उन पर वो निर्णय थोपे जाते हैं। तो उदाहरण के लिए यदि किसी विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी से संबंधित निर्णय सिर्फ उसके सीनेट के सदस्यों ही द्वारा लिया जाता है तब उसे केंद्रीकरण कहा जाएगा। यानी कोई यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी में फ़ीस बढ़ाने की बात चल रही है, तो जो फ़ीस बढ़ाने की जो बात है उसमें जो यूनिवर्सिटी के जो सीनेट मेंबर हैं यानी कुछ वही 8-10 लोग हैं, केवल वही उसका डिसीजन ले रहे हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जितने और भी लोग हैं और भी अधिकारी हैं या प्रोफेसर्स हैं या स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट जो छात्र नेता हैं उनसे कोई बात नहीं की जाती, केवल वही 8-10 लोग इस तरीके के डिसीजन ले लेते हैं। तब इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कि ये प्रशासन का केंद्रीकरण का रूप है। इसके लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला कि निर्णय सत्ता उच्च स्तर पर केंद्रीय बिंदु पर संकेंद्रित होते हैं। यानी कि जो निर्णय होते हैं वो सबसे ऊपर जो व्यक्ति बैठा होता है उस निर्णय सारे उसी के अधिकार में होते हैं। यानी कि वो जो निर्णय लेता है सभी लोग वही मानते हैं। उसके बाद संस्था के सभी निर्णय उच्च अधिकारियों द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है। तीसरा हमारा कि अधीनस्थ केवल आदेशानुसार कार्य करते हैं, निर्णय नहीं लेते। यानी कि उन अधिकारियों के नीचे जितने भी लोग कार्य करते हैं वो निर्णय नहीं ले पाते, उनके ऊपर निर्णय थोप दिए जाते हैं जो कुछ 8-10 लोग मिलकर अपना निर्णय लेते हैं। अधिकारों का प्रत्यायोजन जो हमारा 4th पॉइंट है बहुत कम किया जाता है। प्रत्यायोजन यानी कि डेलीगेशन यानी कि अपने से कम पद पर जो कार्य कर रहा है व्यक्ति उसको निर्णय के अधिकार सौंपना। तो ऐसा यानी कि प्रत्यायोजन जो होता है केंद्रीकरण प्रशासन के अंतर्गत वो बहुत कम होता है, यानी कि ना के बराबर होता है। सारे निर्णय उच्च अधिकारी जो होते हैं वही लेते हैं और सारे अधिकार उच्च प्रशासकों के पास सुरक्षित होते हैं। यानी कि जितने भी निर्णय होते हैं केंद्रीकरण प्रशासन के अंतर्गत वो सारे उच्च अधिकारी लेते हैं। उनके अधीनस्थ जितने भी कार्य लोग कर रहे होते हैं उनसे कोई भी सलाह मशवरा नहीं लिया जाता है, ना ही उनको निर्णयों में शामिल किया जाता है। उन्हें केवल निर्णय सुना दिए जाते हैं और वो लोग उसके अनुसार कार्य करते हैं। उसके बाद हमारा आता है विकेंद्रीकरण। इसमें क्या होता है कि यह वह व्यवस्था है जिसमें संगठन की छोटी से छोटी इकाई तक
जहाँ तक कि व्यवहारिक हो, निर्णय अधिकारों एवं दायित्वों का वितरण किया जाता है। व्यवहारिक शब्द यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। विकेंद्रीकरण में ऐसा नहीं होता कि सारा मतलब सभी लोग उसमें शामिल हो रहे हैं निर्णय लेने में। विकेंद्रीकरण में ऐसा होता है कि एक तरीके से लोकतांत्रिक प्रशासन है ये, कि जिसमें जहाँ तक प्रैक्टिकल हो वहाँ तक जो हमारे निर्णय लेने के अधिकार हैं वो लोगों में बांटे जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी विश्वविद्यालय में परीक्षा प्रणाली में सुधार से संबंधित निर्णय में उसके शिक्षकों के अतिरिक्त अभिभावकों, समाज के बुद्धिजीवी लोगों, नीति निर्माताओं, विभिन्न संकायों के छात्र प्रतिनिधियों आदि का सुझाव लिया जाता है, तब ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण प्रशासन कहते हैं। यानी कि विकेंद्रीकरण प्रशासन में क्या होता है, जैसे कि इसमें लिखा है उदाहरण के तौर पर, अगर किसी यूनिवर्सिटी में परीक्षा प्रणाली पर विचार मंथन हो रहा है कि इसमें किस प्रकार से सुधार लाया जाए, तो केवल उच्च अधिकारी उसके लिए निर्णय नहीं लेते हैं, बल्कि वो लोग टीचर्स, पेरेंट्स और जो समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो, और जो हमारे नीति निर्माताएं हैं वो लोग, और जो विभिन्न संकायों के यानी कि विभिन्न भिन्न भिन्न विषयों के जो हमारे छात्र प्रतिनिधि, जो छात्र नेता हैं, उनसे भी बातचीत की जाती है, तब वो डिसीजन लिए जाते हैं। तब हम इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? इस व्यवस्था को हम विकेंद्रीकरण प्रशासन कहते हैं। तो इसके लक्षण निम्नलिखित है, यानी कि विकेंद्रीकरण प्रशासन जो होता है उसके लक्षण कौन कौन से होते हैं? पहला है हमारा कि यह संगठन में प्रत्येक स्तर के व्यापक वितरण का परिणाम है। यानी कि जब ये पूरा एक संगठन होता है, चाहे वो विश्वविद्यालय के स्तर पर हो, आपका कॉलेज के स्तर पर हो या आपका स्कूल के स्तर पर हो, जब ये एक संगठन होता है, जो संगठन कार्य करता है शैक्षिक प्रशासन, उसमें प्रत्येक स्तर पर अलग अलग व्यक्तियों को उनके हिसाब से डिसीजन लेने का उनको मौका दिया जाता है, उनसे सलाह मशवरा लेने का भी मौका उनको दिया जाता है। इसमें अधीनस्थों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, यानी कि केवल जो ऊपर बैठे हैं हमारे उच्च अधिकारी वही डिसीजन नहीं ले रहे, बल्कि उनके नीचे जो अधिकारी हैं या शिक्षक हैं, अभिभावक हैं, स्टूडेंट हैं, उन सबको उतना ही, उन सब की बातों को, उन सब की सलाह को उतना ही महत्व दिया जाता है जितना कि वो आपस में निर्णय लेने में महत्व देते हैं। यह प्रत्यायोजन का विकसित रूप है। विकसित रूप यानी कि ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे किसी को भी आप निर्णय लेने के लिए आप बोल दो कि इनकी सलाह मान लो, उनकी सलाह मान लो। ये एक व्यवस्थित रूप होता है जिसमें सभी प्रकार से सभी लोगों को लोकतांत्रिक रूप से सलाह मशवरा या निर्णय लेने में शामिल किया जाता है। इसमें संगठन के निचले पदों तक अधिकाधिक मात्रा में निर्णय लिए जाते हैं जो अत्यंत महत्व के होते हैं। यानी कि जो विकेंद्रीकरण जो होता है उसमें ज़्यादातर निर्णय जो होते हैं वो लोग करते हैं जो अधीनस्थ सेवा में हैं, जो यानी कि ना कि जो हमारे ऊपर बैठे हैं। उच्च अधिकारी निर्णय कम लेते हैं, बल्कि वो निर्णय जो लिए जाते हैं उन सभी लोगों के राय मशवरा के द्वारा लिए जाते हैं जो उनके अधीनस्थ होते हैं। उच्च प्रशासक अपने अधीनस्थों के निर्णयों का प्रतिदिन मूल्यांकन नहीं करते हैं, वरन यह मानते हैं कि निर्णय ठीक ही लिए गए होंगे। अब मान लीजिए कि रोज़ का कार्य है, स्कूल की बात हम ले लेते हैं, टीचर्स हैं, तो अब कोई टीचर कोई अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, अब वो सब्जेक्ट में कौन सा लेसन पढ़ा रहा है या कब पढ़ा रहा है, किस प्रकार से टेस्ट ले रहा है, तो अब ये नहीं है कि प्रिंसिपल हर बार जाके उस टीचर को टोके कि नहीं आप पहले ये पढ़ाइए या आप इस प्रकार से पढ़ाइए या आप टेस्ट मत लीजिए या इस प्रकार से टेस्ट लीजिए। तो जो निर्णय जो होता है वो टीचर अपने सब्जेक्ट का खुद ही लेता है। तो इस प्रकार से जो उच्च प्रशासक जो होते हैं वो अपने अधीनस्थों के निर्णय को रोज़ाना उनको जाके टोकते नहीं हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम शैक्षिक प्रशासन का विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो उसके बाद ये है कि परंतु यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक संगठन में प्रशासन का स्वरूप केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत दोनों ही होता है। यानी कि ऐसा नहीं होता है कि कोई अगर संगठन है तो उसमें केवल उसका केंद्रीकरण का रूप आपको दिखाई दे, जब विकेंद्रीकरण का आपको उन दो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का दोनों का मिला जुला रूप दिखाई देता है। पूर्ण विकेंद्रीकरण किसी भी संगठन में संभव नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ संगठन पर कोई नियंत्रण नहीं वाली स्थिति होगी, जो वास्तव में संभव नहीं है। ये वही स्थिति है बिल्कुल लोकतांत्रिक स्थिति कि नियंत्रण तो है, लेकिन वो नियंत्रण एक हद तक है, एक सीमा तक है। लोगों को अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्यों का भान भी है, लोग अपने हिसाब से भी डिसीजन ले रहे हैं और लोगों के लिए भी कानून व्यवस्था भी
बन रही है। तो ये वही स्थिति है कि इसमें केंद्रीकरण भी होता है, विकेंद्रीकरण भी होता है, क्योंकि पूर्ण विकेंद्रीकरण इसलिए संभव नहीं है कि उसके बाद लोग स्वच्छंद हो जाएंगे, वो अपनी मन मर्जी करने लग जाएंगे, जो कि किसी भी संगठन के लिए ये सही नहीं होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं आपके लिए एक और प्रश्न लेकर आऊँगी। धन्यवाद। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए।